नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे MDS न्यूज चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 19 नवंबर के सभी मुख्य समाचारों और तमाम बड़ी खबरों के बारे में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आप सभी तक सभी ताज़ा खबरें जल्द ही पहुंचा सके। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए खबरों पर नजर डालें। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले अपडेट की ओर। पबजी भारत वापसी से पहले आई ये बड़ी जानकारी, जाने कैसे रहेगा डेटा सुरक्षित। पबजी लवर्स को इसकी भारत में वापसी का बेसब्री से इंतजार है। माना जा रहा है कि ये गेम जल्द ही भारत में वापसी करने जा रहा है। इसको लेकर कंपनी ने एक टीजर भी जारी किया है। वहीं इस पॉपुलर गेम की वापसी से पहले इससे जुड़ी जानकारियां सामने आ रही हैं। चलिए जानते हैं इस बार पबजी में डेटा प्रोटेक्ट की जिम्मेदारी किसे दी गई है। नहीं पड़ेगी नई IP की जरूरत। एक रिपोर्ट के मुताबिक पबजी मोबाइल इंडिया में यूजर्स को नई आई बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें यूजर्स की पुरानी ID ही काम करेगी। इसके अलावा पबजी का इंडिया वर्जन ग्लोबल वर्जन से थोड़ा अलग होगा और ये पुरानी आई से ही चल सकेगा। इसे अपडेट वर्जन माना जा रहा है। पबजी के लिए यूजर्स को इस बार वेरिफिकेशन कराना होगा। सुरक्षा के लिए इसे कंपनी ने लागू किया है। मथुरा से श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामला जिला अदालत में सुनवाई 10 दिसंबर तक टली। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले की सुनवाई 10 दिसंबर तक के लिए टल गई है। मथुरा के जिला कोर्ट ने सुनवाई 10 दिसंबर तक के लिए टाल दी। कोर्ट की तरफ से जारी नोटिस का जवाब दाखिल करने के लिए ट्रस्ट मस्जिद ईदगाह कमेटी, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ ने कोर्ट से समय मांगा, जिसके बाद कोर्ट ने ये आदेश दिया। आपको बता दें कि 16 अक्टूबर को जिला जज की अदालत ने याचिका स्वीकार की थी। श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि के स्वामित्व के मामले में सुनवाई करते हुए जिला जज ने याचिका स्वीकार की थी। इस दौरान कोर्ट ने वादी और प्रतिवादी दोनों पक्षों को अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस दिया था। भगवान श्री कृष्ण विराजमान द्वारा अपनी जन्मभूमि पर मालिकाना हक प्राप्त करने के लिए सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में दावा किया गया था, जिसकी सुनवाई में दावा दाखिल नहीं हुआ था। इसके बाद उनके अधिवक्ताओं ने जिला जज की अदालत में दावा पेश किया, जहां इसे स्वीकार कर लिया गया। न्यायालय ने प्रतिवादी श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान सचिव प्रबंध न्याची श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट और ईदगाह ट्रस्ट को प्रतिवादी बनाया था। पिछली तारीख को न्यायालय ने सभी को 18 नवंबर को हाजिर होने के लिए कहा था। अलग अलग दायर याचिकाओं में श्री कृष्ण विराजमान की याचिका को चुनौती देते हुए कहा गया है कि अनावश्यक तौर पर उठाया गया यह मुद्दा शहर में सांप्रदायिक अशांति पैदा कर सकता है। अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के अध्यक्ष महेश पाठक ने कहा कि हम नहीं चाहते कि राम जन्मभूमि मुद्दे के बाद अब इस मामले को तूल दिया जाए। यहाँ लोग मंदिर मस्जिद मुद्दे के बजाय विकास और रोजगार सृजन चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि यथास्थिति बनी रहे। दिल्ली से कोरोना वायरस को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। कोरोना वायरस दिल्ली अपडेट्स, क्या दिल्ली में फिर से लगेगा लॉकडाउन? जानिए इसे लेकर अब तक किसने क्या कहा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पिछले कुछ दिनों में कोरोना वायरस के मामलों में तेजी से इजाफा हुआ है। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच फिर से लॉकडाउन लगाने की चर्चा तेज है। हालांकि दिल्ली सरकार ने कहा कि लॉकडाउन लगाने का कोई इरादा नहीं है। मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कुछ हॉटस्पॉट और बाजारों में फिर से लॉकडाउन के संकेत दिए थे। 16 दिन में 1 लाख नए मामले, 1200 लोगों की मौत। दिल्ली में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को केंद्र से उन बाजारों में लॉकडाउन लागू करने का अधिकार देने की मांग की जो संक्रमण के केंद्र के रूप में उभर सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में बीते एक दिन में कोरोना के 6,396 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि इसी दौरान 99 लोगों की मौत भी हुई है। दिल्ली में 1 नवंबर से 16 नवंबर के बीच कोरोना वायरस के 1 लाख से अधिक नए मामले दर्ज किए गए और करीब 1,200 संक्रमितों की मौत हुई है। वहीं करीब 94,000 रोगी इस अवधि में संक्रमण से उबरने में सफल रहे। दिल्ली में अब शादी समारोह में 50 से अधिक लोग शामिल नहीं होंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद यह फैसला लिया गया है। GST को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। GST पंजीयन प्रक्रिया को और सख्त करने जा रही है सरकार, धोखाधड़ी पर लगेगा लगाम। केंद्र और राज्य सरकारें फर्जी बिल के मामलों में हो रही वृद्धि पर लगाम लगाने के लिए माल एवं सेवा कर GST के पंजीयन की प्रक्रिया और कानूनी उपाय कठिन बनाने पर काम कर रही हैं। इस संदर्भ में वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि इन मामलों पर चर्चा करने के लिए GST की विधि समिति की बुधवार को एक बैठक बुलाई गई है। GST परिषद की विधि समिति में केंद्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ कर अधिकारी शामिल हैं। इन मुद्दों पर होगी चर्चा। समिति फर्जी बिलों से की जाने वाले धोखाधड़ी तथा GST पंजीयन की प्रक्रिया को जटिल बनाने पर चर्चा करेगी। इसके अलावा फर्जी बिलों पर लगाम लगाने के लिए GST अधिनियम में आवश्यक संशोधन समेत विभिन्न न्यायिक कदमों पर भी चर्चा करेगी। निलंबन से संबंधित प्रावधान भी होंगे दुरुस्त। सूत्र ने कहा कि पंजीकरण के निलंबन से संबंधित प्रावधान को भी दुरुस्त किया जा सकता है, ताकि निलंबन व रद्द करने की प्रक्रिया को अधिक कुशल और तेज बनाया जा सके।
यह अंततः समय पर धोखाधड़ी करने वालों को रोकने में मदद करेगा। सूत्र ने यह भी कहा कि धोखाधड़ी वाली गतिविधियों में संलिप्त करदाताओं की पहचान करने के लिए डाटा का विश्लेषण करने वाली प्रौद्योगिकियों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। महाराष्ट्र से बिजली बिल को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। महाराष्ट्र में बिजली बिल पर घमासान, राहत नहीं देगी ठाकरे सरकार, विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने की तैयारी में बीजेपी। बिजली बिल में राहत को लेकर ठाकरे सरकार के यूटर्न ने महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा दी है। विपक्षी बीजेपी ने महाराष्ट्र सरकार के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत के खिलाफ विधानसभा में विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने का ऐलान किया है। वहीं एमएनएस ने भी राज्य सरकार पर जनता से वादाखिलाफी करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि लॉकडाउन के वक्त बिजली उपभोक्ताओं के बढ़े हुए बिजली बिल आने के बाद ठाकरे सरकार में मंत्री नितिन राउत ने आश्वासन दिया था कि 100 यूनिट तक के बिल को सरकार माफ करने के विचार में है। जनता को उम्मीद थी कि दिवाली के मौके पर सरकार बिल माफी का ऐलान कर दिवाली तोहफा जनता को देगी, लेकिन मंत्री नितिन राउत ने जनता को बड़ा झटका दे दिया है। राउत ने कहा कि लोगों को बढ़े हुए बिजली बिल भरने होंगे, उन्हें कोई राहत नहीं मिलेगी। सरकार का कहना है कि बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी महावितरण घाटे में है और केंद्र सरकार से किसी तरह की मदद नहीं मिली है, इसलिए उपभोक्ताओं को कोई राहत नहीं दी जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप की ओर से बड़ा अपडेट। अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप ने गृह मंत्रालय के अधिकारी को किया बर्खास्त, राष्ट्रपति पद के चुनाव को बताया था सुरक्षित। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गृह मंत्रालय के उस शीर्ष अधिकारी को बर्खास्त कर दिया है जिसने पिछले सप्ताह कहा था कि 3 नवंबर को हुए राष्ट्रपति पद का चुनाव अमेरिका के इतिहास में सबसे सुरक्षित चुनाव है। ट्रंप ने इन चुनावों में धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए कई राज्यों में मुकदमे दर्ज कराए हैं, लेकिन वह अपने दावों को पुख्ता करने के लिए कोई सबूत मुहैया नहीं करा सके। ट्रंप ने मंगलवार को ट्वीट किया कि उन्होंने गृह मंत्रालय में साइबर सिक्योरिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी एजेंसी (CISA) के निदेशक क्रिस्टोफर क्रैप्स को बर्खास्त कर दिया है। क्रिस क्रैप्स को जानकर बर्खास्त किया गया ट्रंप। उन्होंने ट्वीट किया, 2020 चुनाव की सुरक्षा को लेकर क्रिस क्रैप्स का हालिया बयान बिल्कुल गलत है। चुनाव में व्यापक स्तर पर अनियमितताएं और धोखाधड़ी हुई। मृत लोगों के मतों की गणना की गई। चुनाव प्रहरियों को मतदान केंद्रों में जाने की अनुमति नहीं दी गई। वोटिंग मशीन में खामियां थी, जिसके कारण ट्रंप के लिए दिए गए मत निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन के खाते में चले गए। ट्रंप ने कहा, इसलिए क्रिस क्रैप्स को साइबर सिक्योरिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी एजेंसी के निदेशक पद से तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाता है। मुख्यधारा की मीडिया ने बाइडेन को राष्ट्रपति पद के चुनाव का विजेता घोषित किया है, लेकिन ट्रंप ने अपनी हार स्वीकार करने से इनकार कर दिया है और दावा किया है कि चुनाव में उनकी जीत हुई है। छठ पूजा को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। छठ पूजा 2020 छठ के नाम पर एयरलाइंस कंपनियों की मनमानी, इतना बढ़ाया बिहार का किराया। बिहार के सबसे पावन पर्व छठ पूजा की शुरुआत आज से हो चुकी है। आज नहाया खाया से यह पूजा शुरू होकर 21 को सुबह की पूजा से साथ खत्म होगी। ऐसे में बिहार से बाहर रहने वाले हर इंसान अपने घर जाना चाह रहा है। सरकार की ओर से बिहार के लिए कई स्पेशल ट्रेन भी चलाई गई हैं, लेकिन इसके बाद भी टिकट नहीं मिल पा रहा है। वहीं अगर फ्लाइट से जाने के बारे में सोचे तो एयरलाइंस कंपनियों ने किराया 3 गुना तक बढ़ा दिया है। ऐसे में बिहार जाने वालों के सामने मुसीबत के कि इस पूजा में वो अपने घर कैसे पहुंचे। 3 गुना बढ़ा किराया। एयरलाइंस कंपनियां खासकर लो कॉस्ट एयरलाइंस की आम दिनों में दिल्ली से पटना का किराया 2 से 3 हजार रुपए की होती है, जो अब बढ़कर 7,500 से 9,000 रुपए तक हो चुकी है। आप किसी भी एयरलाइंस में 21 तक की टिकट ढूंढेंगे तो आपको यही किराया चुकाना होगा। इतना किराया चुकाने के बाद ही आप घर जा सकेंगे। त्योहारों में कंपनियों की कमाई। एयरलाइंस कंपनियां इस मौके को भुनाने में पीछे नहीं रहना चाहती है। इसी के तहत पटना से भी करीब 1 दर्जन से ज्यादा शहरों के लिए विमान सेवा शुरू की गई है। वहीं करीब 88 से ज्यादा स्पेशल फ्लाइट्स भी शामिल की गई है। इसमें छठ पूजा को लेकर पटना आने वाली फ्लाइट की संख्या काफी ज्यादा है। इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। पाकिस्तान में लाखों युवा धार्मिक कट्टरवाद से प्रभावित, ना पाक पर ओबामा की मुहर। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपने नवीनतम संस्मरण ए प्रॉमिस लैंड में पाकिस्तान पर एक भी सकारात्मक नजरिया नहीं रखा है। इसके बजाय ओबामा ने अफगानिस्तान, यमन, इराक जैसे देशों के साथ पाकिस्तान को रख दिया, जहां लाखों युवा धार्मिक कट्टरवाद से त्रस्त हैं। पेंगुइन रैंडम हाउस के एक डिवीजन द्वारा प्रकाशित ए प्रॉमिस्ड लैंड 2 नियोजित संस्करणों का पहला हिस्सा है। पुस्तक में अपने प्रेसिडेंसी के कुछ प्रमुख फैसलों के बारे में याद दिलाते हुए ओबामा ने विस्तार से वर्णन किया कि उन्होंने क्या महसूस किया, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान जैसे सुरक्षित ठिकानों से आतंकवादियों को बाहर निकालने के आदेश दिए थे। यमन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इराक जैसी जगहों के बारे में ओबामा ने लिखा, लाखों नौजवानों का जीवन हताशा, अज्ञानता, धार्मिक गौरव के सपने, अपने आसपास की हिंसा या बुजुर्ग पुरुषों की व्यवस्था पद्धति योजनाओं से त्रस्त है। यह तर्क देते हुए कि ये नौजवान खतरनाक, अक्सर जानबूझकर संयोग से क्रूर हैं, ओबामा ने अपनी पुस्तक में सहानुभूतिपूर्वक लिखा है कि वह अभी भी चाहते हैं कि किसी तरह उन्हें बचाएं, उन्हें स्कूल भेजें, उन्हें एक व्यापार दें, उन्हें नफरत से निकाल दें।
ओबामा ने अपने पूर्ववर्तियों को आतंकवादियों को सुरक्षित पनाहगाह प्रदान करने के लिए पाकिस्तान के व्यवहार की आलोचना की है। उन्होंने लिखा कि अमेरिकी सरकार ने लंबे समय से एक ऐसे कथित सहयोगी से इस तरह के व्यवहार को सहन किया, जिसे उसने हिंसक चरमपंथियों के साथ अपनी जटिलता के बावजूद सैन्य आर्थिक सहायता में अरबों डॉलर का समर्थन किया था। अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने कैसे अल कायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तानी क्षेत्र एबटाबाद के अंदर घुसकर मारा, इस बारे में विस्तृत जिक्र किया है। ओबामा ने लिखा कि लादेन को समुद्र में इसलिए दफन करवाया गया क्योंकि ऐसा नहीं करने पर उसका कब्र जिहादियों के लिए किसी प्रमुख धार्मिक स्थल की तरह हो जाता। उन्होंने खुलासा किया है कि उनके प्रशासन ने पाकिस्तानी प्रतिष्ठान को विश्वास में नहीं लिया क्योंकि यह एक खुला रहस्य था कि देश की सेना के अंदर कुछ तत्व, विशेष रूप से इसकी खुफिया सेवाओं ने तालिबान शायद अल कायदा संग भी लिंक को बनाए रखा। कभी कभी उनका उपयोग रणनीतिक संपत्ति के रूप में यह सुनिश्चित करने के लिए किया कि अफगान सरकार कमजोर रहे, खुद को पाकिस्तान के नंबर 1 प्रतिद्वंद्वी भारत के साथ अलाइन करने में असमर्थ रहा। शिवराज सरकार को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। मध्य प्रदेश शिवराज सरकार ने की गोधन संवर्धन के लिए राज्य में गौ कैबिनेट के गठन की घोषणा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को राज्य में गोधन के संरक्षण और संवर्धन के लिए गौ कैबिनेट गठित करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने बताया कि गौ कैबिनेट की पहली बैठक 22 नवंबर को आगर मालवा जिले में स्थित गो अभयारण्य में होगी। चौहान ने बुधवार सुबह एक ट्वीट में कहा, प्रदेश में गोधन संरक्षण व संवर्धन के लिए गौ कैबिनेट गठित करने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पशुपालन, वन, पंचायत व ग्रामीण विकास, राजस्व, गृह और किसान कल्याण विभाग गौ कैबिनेट में शामिल होंगे। इसकी पहली बैठक 22 नवंबर को गोपाष्टमी पर दोपहर 12 बजे आगर मालवा में स्थित गौ अभयारण्य में आयोजित की जाएगी। आपको बता दें, इससे पहले मध्य प्रदेश सरकार में दर्जा प्राप्त कैबिनेट मंत्री अखिलेश्वरानंद ने कहा था कि सूबे में गौ मंत्रालय बननी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री खुद भी किसान हैं और मेरे जैसे कई लोग उनकी मदद करेंगे। मुझे इसके लिए लोगों से भी समर्थन प्राप्त है। महामंडलेश्वर स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी मध्य प्रदेश गौपालन और पशुधन संवर्धन बोर्ड के चेयरमैन हैं। उन्हें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कुछ महीने पहले राज्य मंत्री से प्रमोट कर कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया था। दिल्ली में नहीं कर पाएंगे छठ पूजा। छठ पूजा की इजाजत देने से दिल्ली एचसी का इंकार, कहा त्योहार मनाने के लिए जिंदा रहना जरूरी। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को सार्वजनिक स्थानों पर छठ पूजा मनाने की इजाजत देने से इनकार कर दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि हम इसकी इजाजत नहीं दे सकते हैं। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि किसी भी त्योहार या पर्व को मनाने के लिए जिंदा रहना जरूरी है। इस समय कोरोना महामारी चल रही है और सरकार का सार्वजनिक स्थानों पर छठ पूजा की इजाजत नहीं देने का फैसला बिल्कुल सही है। हाईकोर्ट ने कहा कि जिसने छठ पूजा की इजाजत की याचिका दी है, लगता है उसे दिल्ली के हालात मालूम नहीं है कि यहाँ एक बार फिर से कोरोना मामले बढ़ रहे हैं। बता दें कि केजरीवाल सरकार कुछ दिन पहले लोगों ने अपील की थी कि वो घरों में ही छठ पूजा मनाए, नदियों आदि पर इकट्ठे न हों। दिल्ली सरकार ने कहा था कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है और सभी की जिंदगी को ध्यान में रखते हुए ही यह फैसला लिया गया है। साथ ही सरकार ने कहा था कि कृत्रिम तालाब बनाकर भी छठ पूजा की जा सकती है, लेकिन इसके लिए भी कोरोना नियमों और प्रोटोकॉल का ध्यान रखना होगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब कल मिलेंगे देश भर की तमाम बड़ी व छोटी खबरों के साथ। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें और रोजाना ऐसी वीडियोस को लाइक कर शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।